यहाँ पे गुरेंजी का मैनेजर जाते जाते उससे बोलता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। वो तुम्हारी सक्सेस को काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं और वो तुम्हें काफ़ी पसंद भी करते हैं। ऐसे भले ही दिखता ना हो पर वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पर गुरेंजी उनसे डिसएग्री करते हुए बोलता है कि उन्होंने कभी भी मुझे खुश नहीं देखा है। वो जब भी मुझे खुश देखते थे उनकी बातें हमेशा कड़वी होती थी और मुझे बुरा लग जाता था। इतने में ही हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि कैसे 99 मार्क्स आने के बाद भी उसके ग्रैंडपा उसे बहुत डांट रहे हैं। जब वो कॉलेज जा रहा था उस टाइम पे भी आखिरी बार अपने ग्रैंडपा से मिलने पे उसके ग्रैंडपा ने उससे ये कहा, भले ही तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुम्हें आगे बिजनेस की ही स्टडीज़ करनी है और तुम्हें बिजनेस ही संभालना होगा, वो भी फैमिली बिजनेस। यहाँ पे से लग रहा है कि गुरेंजी और उसके ग्रैंडपा के बीच में काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। वहीं इधर स्वांगजाओ दूसरे अपने पार्ट टाइम जॉब में है जहाँ पे उसे स्पाइसी मीट खाना होता है। उस स्पाइसी मीट को खाने के बाद उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो वॉशरूम चली जाती है। पर वॉशरूम से ही वो सुनती है मार्क लियो को कहते हुए, जो कि उसका क्रश है, कि इस बार स्वांगजाओ ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तभी उसका कलीग उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि क्या तुम भी उसे लाइक करते हो, क्योंकि उसका तो तुम पे पक्का क्रश है। तभी मार्क लियो बोलता है कि इस जैसी लड़की को मैं क्यों पसंद करूंगा, वो एक कूड़ा उठाती है और इतने अजीब अजीब से पार्ट टाइम जॉब करती है, वो मेरे लेवल की बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो स्वांगजाओ अपने फीलिंग्स की वजह से मार्क लियो की बहुत हेल्प करती थी, उसका दिल टूट जाता है। मार्क लियो उसके पास आता है, उसे पैसे देकर बोलता है कि नेक्स्ट टाइम भी तो मेरी ऐसी हेल्प करोगी ना। पर यहाँ पे स्वांगजाओ का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट हो चुका है और वो कहती है कि अब मुझे परमानेंट जॉब मिल चुकी है और मैं दोबारा इस कंपनी पे या तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करूँगी। इतने में ही उसको गुरेंजी को वो गैजेट देने जाना होता है और जब वो उसके पास जाती है वापस आने पर उसकी पेट इतनी दर्द होने लगती है कि वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। गुरेंजी अपनी पूरी कार पे टॉवल बिछा के उसको लेटा देता है और यहाँ तक कि उसका मुंह तक भी टिश्यू से ढक देता है कि कहीं उस पर जर्म्स तो नहीं है। कार चलाते वक्त कार पे वो जोर से ब्रेक मारता है जिस वजह से स्वांगजाओ उसके पास आ जाती है और उसका फेस और गुरेंजी का फेस बिल्कुल आमने सामने होता है। वो उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, उसके लिए मेडिसिन तक का भी लाता है। पर जब स्वांगजाओ की आंखें खोलती है उसके सामने जियाओ लू होता है। वो पूछती है कि क्या वो उसे यहाँ लाया है, पर जियाओ लू बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाया था, पर मैं तुम्हें यहाँ से लेने ज़रूर आया हूँ। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे हॉस्पिटल लेकर कौन आया, क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता है कि बेहोश होने के बाद आखिर क्या हुआ था। तभी उसका पहला दिन होता है क्लीन फर्स्ट कंपनी में और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। इतने में ही वो गुरेंजी के पास जाती है उसे थैंक यू बोलने के लिए, पर तभी गुरेंजी उसके सामने शर्टलेस खड़ा हो जाता है। स्वांगजाओ उसे घूर रही होती है पर थोड़ी देर में शर्मा कर पलट जाती है और यहाँ पे गुरेंजी जल्दबाजी में अपने बटन ऊपर नीचे लगा देता है, जो काफ़ी फनी दिख रहा होता है। स्वांगजाओ अपनी हंसी काफ़ी काबू करके बोलती है कि मेरे बेहोश होने से पहले तुम लास्ट पर्सन हो जिसको मैंने देखा था, इसका मतलब आप ही मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, उसके लिए मैं यहाँ पे थैंक यू बोलने आई हूँ। ये सुन के गुरेंजी को काफ़ी सही लगता है। पर तभी जब वो हैंड वॉश करने जाता है वो वॉशरूम में किसी को बोलते हुए सुनता है कि मैं क्लीन फर्स्ट कंपनी में जॉब पा चुकी हूँ और अब मैं धीरे धीरे करके गुरेंजी के क्लोज आ जाऊंगी और उसको फंसा लूंगी अपने प्यार पे और उसका खूब फ़ायदा उठाऊंगी। तभी इतने पे उस वॉशरूम से बाहर आती है स्वांगजाओ और गुरेंजी को लगता है कि ये सारी बातें स्वांगजाओ करती है। गुरेंजी के दिमाग में शक बैठ जाता है कि स्वांगजाओ जो भी कुछ अभी तक का कर रही थी, मेरे एआई गैजेट से लेके पेट दर्द का बहाना करना, ये सारा स्वांगजाओ का प्लान था मेरे क्लोज आने के। तभी जब वो बाहर जाके देखता है तो स्वांगजाओ को जियालू लेने आता है और वो उसको हेलमेट पहना रहा होता है। ये देख गुरेंजी बहुत सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है, ये मुझे बताना चाह रही है और साथ ही दूसरे लड़के के साथ भी इसका अफेयर है। यहाँ पे लग रहा है कि गुरेंजी थोड़ा जेलस ज़रूर हो रहा है। कंपनी का दूसरा दिन होता है और सारे लोग एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्मेली चीज़ होती है उससे घिन मान रहे होते हैं।
तभी वहाँ पे स्वांगजाओ आती है और उसी स्मेली ऑयस्टर्स को पूरी अच्छी तरह से साफ कर देती है। इतने पे वहाँ का मैनेजर आके पूछता है कि तुमने आखिर इतनी स्मेली चीज़ को साफ कैसे किया। तभी स्वांगजाओ झूठ बोल देती है फ्लो में कि मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर सकती, तो मैं ईजिली बदबूदार चीज़ें भी साफ कर लेती हूँ। अब ये चीज़ गू रेंजी सुन लेता है और बोलता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर साथ में इम्पॉर्टेंट है उनकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। अगर मुझसे इस कंपनी में कोई झूठ बोलेगा और बाद में मुझे उस सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं उसे इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। वो दोबारा से स्वांगजाओ से पूछता है क्या तुम सच में कुछ स्मेल नहीं कर सकती। अब स्वांगजाओ ये सुनने के बाद झूठ तो बोल नहीं सकती थी, तो वो बोलती है कि हाँ, मैं सच में कुछ भी चीज़ स्मेल नहीं कर सकती। बस अब क्या था, गू रेंजी बढ़ जाता है उसका पर्दाफाश करने के लिए। तो सबसे नंबर 1 उसका प्लान होता है एक स्मेली सी उसको फिश डिश खिलाना, और वो उसे वहाँ पर जाकर रख देता है। जैसे ही वो उस कैन को ओपन करती है, सारे लोग स्मेल के मारे उससे दूर भाग जाते हैं, पर गू रेंजी को दिखाने के लिए वो बड़ी स्माइल करते हुए उस डिश को भी खा लेती है। ये प्लान हो जाता है गू रेंजी का फेल। दूसरा प्लान होता है वो एक होमलेस इंसान के पैरों का बदबूदार सॉक्स लेकर आता है और उन्हें सीढ़ियों में गिरा देता है। बोलता है कि ये मेरे सॉक्स हैं तो इन्हें मुझे उठा कर दो। स्वांगजाओ फिर से एक्टिंग करती है और उस सॉक्स को उठाकर उसके ही पीछे भागने लगती है। यहाँ पे तीसरा प्लान गू रेंजी का हो जाता है फेल। पर अब तीसरी बार वो उसके सामने लाकर बहुत सारी अच्छी अच्छी और खुशबूदार डिशेस रख देता है। वो सोचता है कि ठीक है, अगर वो कुछ स्मेल नहीं कर सकती तो इसका मतलब वो अच्छी चीज़ें भी स्मेल नहीं कर सकती होगी। पर स्वांगजाओ उस अच्छे स्मेली चिकन को देखकर उसे बराबर खाने लगती है और वो सारी डिशेस ख़त्म कर देती है। इतने में ही गू रेंजी वहाँ आता है और बोलता है कि तुमने सिर्फ उस चिकन लेग पीस को ही चुना जो बहुत ज़्यादा खुशबू वाला था और तुमने उसे ही खाया। पर जैसे ही वो प्लेट की तरफ देखता है तो स्वांगजाओ ने सारा का सारा खाना खा दिया होता है। वो बोलती है कि हाँ, मुझ में स्मेल की पावर नहीं है, पर मुझे भूख तो लगती है ना। और ये प्लान भी हो जाता है गू रेंजी का फेल। थर्ड प्लान में वो उसके लॉकर पे एक बदबूदार परफ्यूम डाल देता है। यहाँ पे स्वांगजाओ सोचती है कि ये मेरा पीछा कब छोड़ेगा, और उन्हीं बदबूदार चीज़ों को लेकर ऑफिस से बाहर जाती है। जो सारी चीज़ें सारे लोग स्मेल कर रहे होते हैं, पर स्वांगजाओ ऐसा दिखाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो घर जाती है और गलती से उसके हाथ से उसका पॉली बैग गिर जाता है, जो कि ज़ियाओलू देख लेता है। वो उसे प्रॉमिस लेती है कि वो उसके भाई और डैड को नहीं बताएगा कि वो एक क्लीनर का काम कर रही है, क्योंकि उससे उसके डैड को काफ़ी हर्ट होगा, क्योंकि उसके डैड भी एक क्लीनर का काम ही करते हैं। और जैसे कि वो कॉलेज स्टूडेंट है, उसके पापा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी कोई ऐसा काम करे। वो वहाँ पे तो एग्री कर जाता है, पर उसके सामने उसके पापा को बताने ही वाला होता है कि स्वांगजाओ उसके पैरों पे अपना पैर रख देती है और उसे चुप करा देती है। और यहाँ पे ज़ियाओलू चुप हो भी जाता है। दूसरे दिन गू रेंजी को मिलने वो सेम जर्नलिस्ट आती है जिसके साथ उसकी पहले दिन पे डेट हुई थी, वांग जियांग, और वो उसके सामने स्वांगजाओ को बुलाता है क्योंकि कॉफ़ी गिर चुकी होती है उसके हाथ से, और वो साफ करने के लिए। तभी वो स्वांगजाओ को सुनाने के लिए बोलता है कि तुम्हें मुझे देख के लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट लड़की हो, और मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है, कुछ और लड़कियों की तरह नहीं जो लड़कों को सीढ़ी बना के अपना करियर बनाती हैं और खूब सारे पैसे ईटना चाहती है। ये सारी बातें वो साफ साफ स्वांगजाओ को सुना रहा था, क्योंकि उसने वो सारी चीज़ें सुनी थी वॉशरूम के बाहर से। पर स्वांगजाओ को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो क्लीन करके और वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पे गू रेंजी सोच में पड़ जाता है कि ये किस टाइप की लड़की है, इसको कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है मेरे कुछ भी बोलने से। वहीं इधर स्वांगजाओ अपने भाई को मैसेज करती है कि वो कहाँ है, क्या वो ट्यूशन में है या नहीं। इतने पे उसके भाई का रिप्लाई आता है कि माय डियर सिस्टर, मैं ट्यूशन में ही हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। माय डियर सिस्टर सुनते ही स्वांगजाओ समझ जाती है कि ये पक्का कुछ उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि ये मेरा भाई है और ये मेरे से इतने प्यार से बात नहीं कर सकता। वो उसे पकड़ने जा रही होती है कि इतने में गू रेंजी का बॉडीगार्ड उसे कॉल कर देता है, क्योंकि अभी गू रेंजी को उससे कुछ सफाई का काम कराना है। पर दरअसल गू रेंजी बस मौके ढूंढ रहा है स्वांगजाओ से मिलने के लिए। फोन पे बात करने के चक्कर पे वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके पैर पे लग जाती है। ये आवाज़ गू रेंजी भी सुन लेता है और वो भी चिंता में भागकर जाता है स्वांगजाओ को देखने के लिए। वहीं इधर पे हमें पता चलता है कि
स्वांगजाओ का भाई जुंग जी एक मोबाइल शॉप पे काम कर रहा है और वहाँ पे स्वांगजाओ की फ्रेंड उसे देख लेती है। वो पूछती है कि तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो पढ़ाई करना छोड़ के। तो जुंग जी बोलता है कि मुझे पता है मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ और मेरे मार्क्स भी उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इससे बढ़िया मैं कुछ अच्छा काम सीख लूँ ताकि मैं आगे जाके अपने पापा और दीदी को सपोर्ट कर सकूँ और कुछ काम कर सकूँ, कुछ पैसे कमा सकूँ। इतने में ही वहाँ पे स्वांगजाओ भी आ जाती है और उसे खूब ज़्यादा डांटने लगती है, उसे पीटने लगती है। पर कैसे ना कैसे करके उसके दोस्त लोग जंगजी को बचा लेते हैं और यहाँ पे जियालू स्वांगजाओ को अपने कंधे में उठाकर घर ले जाता है क्योंकि उसके पैर पे मोच आ चुकी होती है। घर जाके वो उसके पैर के मोच पे सेक लगा रहा होता है और अचानक से ही पूछने लग जाता है कि उसे कौन हैंडसम लगता है, वो या फिर गुरेंजी। यहाँ पे से हमें पता चलता है कि जब स्वांगजाओ अपने भाई के साथ और जियालू के साथ घर वापस आ रही थी, गुरेंजी भी उसी वक्त वहाँ पे पहुँच चुका था। गुरेंजी काफ़ी ज़्यादा केयर दिखाता है उसको ये बोल के कि तुम्हारे पैर में जब मोच लगी हुई है तो तुम इधर इधर क्यों घूम रही हो, तुम घर पे चुपचाप क्यों नहीं बैठ रही। इस समय जियालू उसको ये क्रॉस क्वेश्चन करता है कि क्या आप सारे अपने एम्प्लॉयज़ का इतना ही ख्याल रखते हैं या फिर स्वांगजू आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। गुरेंजी कुछ बोल नहीं पाता और उसका ख्याल रखना कह के वहाँ से चले जाता है। पर यहाँ पे लग रहा है जियालू के मन पे शक ज़रूर आ चुका है कि गुरेंजी कहीं स्वांगजाओ को पसंद तो नहीं करता। स्वांगजाओ ने जैसे कि पिछले ही दिन देखा था कि जियालू के रूम से लड़की रोकर निकल रही थी बाहर क्योंकि जियालू ने उसके साथ ब्रेकअप कर दिया था। और ये केवल एक ही लड़की नहीं है, उसने काफ़ी सारी लड़कियां ऐसे रोते हुए निकलते हुए देखी है जियालू के रूम से। स्वांगजाओ बोलती है कि हैंडसम होने का क्या फ़ायदा, आखिर में तुम हो तो एक फ्लर्ट ही, क्योंकि तुम इतने सारी लड़कियों का दिल तोड़ते हो और इतनी सारी लड़कियों को रुलाते हो। पर इधर तो गुरेंजी की हालत ख़राब है, उसको माइसोफोबिया है जो कि एक बीमारी है जिसमें इंसान लोग गंदगी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये एक फोबिया की तरह ही होता है। वो अपने काउंसलर को कॉल करके सारी बातें बताता है कि एक लड़की है मेरी वर्क प्लेस पे स्वांगजाओ जिससे मुझे बार बार मिलने का मन करता है। वो बहुत ज़्यादा मैसी है और साथ ही जिस नेबरहुड में वो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा है। वो मेरे एनवायरनमेंट की जैसी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मैं उसकी तरफ बस खिता चला जा रहा हूँ। मुझे उसे बार बार देखने का मन करता है, मैं बार बार उसी के बारे में सोचता हूँ और उसी से बात करने का मन करता है। मुझे क्या करना चाहिए? उसका थेरेपिस्ट उससे बोलता है सबसे पहले मुझे लग रहा है तुम्हारा माइसोफोबिया बढ़ रहा है, तुम्हें उसे ट्रीट करवाना चाहिए और दूसरा तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, तो जितना हो सके तुम उस लड़की से दूरी बनाए रखो। पर ये तो बिल्कुल भी गुरेंजी नहीं कर पाता। दूसरे दिन ऑफिस जाके वो उसे ही ढूंढने लग जाता है, तो इतने में ही उसके बॉडीगार्ड से उसे पता चलता है कि दरअसल वो तो चाइना एंटरटेनमेंट कंपनी गई है साफ सफाई के लिए। वो वहाँ पहुँचता है और विटनेस करता है कि यहाँ पे स्वांगजाओ किसी और लड़के से बात कर रही है। तभी वो खिड़की अपनी हल्की से नीचे करके उनका कॉन्वर्सेशन सुन लेता है। तो यहाँ पे बात ये चल रही है कि मार्क लियो को फिर से कोई एक्स्ट्रा लड़की नहीं मिल रही है अपने शो के लिए और वो कन्विंस कर रहा है स्वांगजाओ को। स्वांगजाओ मना कर रही है क्योंकि उसने उसके मुंह से बहुत ज़्यादा कड़वी कड़वी बातें सुनी थी पिछली बार और वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते नहीं करना चाह रही है। मार्क लियो दूसरी मॉडल को कॉल करता है पर वो भी साफ साफ इनकार कर देती है। ऑफिस जाने पर भी वो बार बार स्वांगजाओ को फोर्स कर रहा होता है कि तुम मेरे कंपनी पे काम क्यों नहीं करी, बस एक ही बार काम कर लो, मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा हेल्प की है और हर बार तुम्हें अच्छा खासा पे भी मिला है। इतने में गुरेंजी भी वहाँ पे आ जाता है और देखता है कि मार्क लियो बार बार स्वांगजाओ को टच कर रहा है। उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो स्वांगजाओ का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि मेरे एम्प्लॉय हमेशा वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, मैं उनसे ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं करवाता। अगर स्वांगजाओ मना कर रही है तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और वो उसका हाथ पकड़ के सबके सामने उसको वहाँ से बाहर लेकर जाता है। इस समय ना ही उसे डर्ट की फिक्र है ना ही अपने माइसोफोबिया की, उसे बस यहाँ पे स्वांगजाओ को प्रोटेक्ट करना है। इतने में वो एलिवेटर पे जा रहे होते हैं कि उसका पैर लड़खड़ाता है। गुरेंजी पीछे मुड़ता है और दोनों की यहाँ पे किस हो जाती है जो कि इनकी फर्स्ट किस है। यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है।
अब क्या सच में गू रेंजी, जो कि क्लीनिनेस का बहुत पर्टिकुलर है, उसको सच में स्वांग जाओ से प्यार हो जाएगा? और अगर हो भी जाएगा तो वो अपने फोबिया से कैसे डील करेगा? ये सब अगर आपको जानना है तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास आ जाए और आप सस्पेंस में बिल्कुल भी ना रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।